आज व्यू 360 में एक अरसे से रावी के खुश्क हिस्सों में बसने वाले किसानों की सैलाब से नींदें उड़ गईं। हमारा घर उधर तक था जहां लहरें उठ रही हैं। बड़ी परेशानी है, रात को नींद नहीं आती, डर लगता है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका और मगरबी ममालिक के साथ मुआहदे की बहाली के क्या इम्कानात हैं? इसराइल को पाबंदियों के मुतालिक इस रियायत पर तशवीश है। और आपको मिलवाएंगे माजूरों के लिए व्हील चेयर बनाने वाली एक बाहिम्मत खातून से जिन्हें पोलियो की बीमारी भी आगे बढ़ने से न रोक सकी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने के जिम्मेदार इदारे एनडीएमए के मुताबिक सैलाब से मुल्क भर में 16 लाख मकानात तबाह हो चुके। बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के अलावा मुल्क के शुमाली इलाकों में भी बारिशों और सैलाब ने शदीद तबाही मचाई है। आसिम अली राना वॉइस ऑफ अमेरिका की उस टीम का हिस्सा हैं जो सैलाब की कवरेज कर रही है। इस वक्त सवाल से हमारे साथ हैं। आसिम, क्या सूरत हाल है इलाके में इस वक्त और रिलीफ के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं? जी असद, बिल्कुल इस वक्त सवात के इलाके में हम बहरीन में मौजूद हैं जहां पर रिलीफ का काम तेजी से जारी है। जो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सवात के रीजन में पेश आ रहा है वो ये कि यहाँ पर तकरीबन 250 के करीब जो राब्ता पुल और थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर कालाम तक जाने वाली सड़क थी वो भी तबाह हो चुकी है। मुख्तलिफ पैचेस में जो है 3 से 4 किलोमीटर तक वो मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है वो दरिया की नज़र हो चुका है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 2 से 2.5 लाख लोग कालाम के इस रीजन में रहते हैं, बहरीन से आगे, जो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि आज जो है यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पर मुख्तलिफ जो रास्ते थे वो बनाने की कोशिश की, जिसके बाद 4x4 गाड़ियों के लिए जो है किसी हद तक रास्ते बहाल कर दिए गए हैं। सप्लाईज जो है वो शुरू हो गई हैं, लेकिन इससे पहले 15 दिन तक तकरीबन ये तमाम इलाके सप्लाई से महरूम रहे। यहाँ पे फूड आइटम्स की बहुत ज़्यादा शदीद किल्लत हो गई थी। तकरीबन 36 किलोमीटर का इलाका था जो ये लोग यहाँ से पैदल क्रॉस कर रहे थे, लेकिन अब जो है वहाँ पर सप्लाईज जो है वो किसी हद तक जुज़वी तौर पर उसे कहा जा सकता है कि वो बहाल हुई हैं। आसिम, दरिया के किनारे जो दरिया सवात के किनारे ख़ासतौर पर सवात में जो होटल्स, हमने जो फुटेज देखी जिसमें होटल्स गिरते हुए नजर आए इस पानी में, इस सैलाब से बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी वहाँ पे मुतासिर हुई। होटल मालिकान का और टूरिज्म से रिलेटेड जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, इंतज़ामिया का क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो मुख्तलिफ होटल मालिकान हैं उनका ये कहना है कि जो हमारे होटल्स हैं वो तकरीबन आज से 40 से 50 साल पहले इन इलाकों में बने थे। उस वक्त इस ये दरिया का जो बहाव था वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में था और उसके साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा गहराई में वो दरिया बहता था। तकरीबन उनका कहना है कि वो तकरीबन 60 से 70 फुट नीचे दरिया बहता था, लेकिन अब हालिया 2010 में और अब 2022 में जो सैलाब आए उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर जो थे वो उसके साथ आए, जिसकी वजह से दरिया जो है वो भर चुके हैं और अब इस वक्त जो मौजूदा ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर वो दरिया बह रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज जो है उनको शदीद नुकसान पहुंचा है, उनकी बुनियादें हिल चुकी हैं और ज्यादातर जो होटल्स हैं वो यहाँ पर तबाह होने के करीब हैं। इस वजह से हुकूमत का ये कहना है कि दरिया के 200 फुट के फासले तक कोई भी होटल जो है वो कायम होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि हमारी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं और हम इनको नहीं छोड़ सकते। तो ये खासा एक मुश्किल मरहला है। अभी इस इलाके में टूरिज्म के हवाले से भी खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये तमाम होटल जो दरिया के किनारे मौजूद है इनको हटा दिया जाता है तो टूरिज्म के लिए पाकिस्तान को खासी मुश्किल का सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम अली राना, आप हमें सवाल से अपडेट कर रहे थे और वहाँ जो सिचुएशन है उस बारे में बता रहे थे। सैलाब और बारिशों के बाद पानी खड़ा होने से मुतासरा इलाकों में कई वबाई बीमारियां भी फैल रही हैं। सैलाब ज़दा इलाकों से दूसरे शहरों में कायम रिलीफ कैंप्स में पहुंचने वाले अफराद में हैज़े, असहाल और जल्द की बीमारियों की निशानदेही हुई है। इन बीमारियों की शिद्दत और इनसे बचाव के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जानते हैं वकार मलिक की इस रिपोर्ट में। अमरीकी इदारा बराए सेहत सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा सिंध समेत बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा में आने वाले 4 से 12 हफ्तों में लगभग 50 लाख लोग हैज़ा, दस्त और पेट की दीगर ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर हस्साम, जो कि हाल ही में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करके आए हैं, उनका कहना है कि सैलाब ज़दगान में औरतें, मर्द और खुसूसी तौर पर बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।
बच्चों में जो सबसे बड़ा मसला इस सारे सिचुएशन में जन्म ले रहा है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का है, यानी कि पेचिस का लग जाना, हैज़े का हो जाना, पानी की कमी का होना। चूँकि हमारे पास हाइजीन का जो मसला है वो ज़्यादा जन्म ले रहा है इस सारी सिचुएशन में। उसके साथ स्किन की बीमारियाँ हैं, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते हैं, उनके जो खिलौने होते हैं वो भी जरासीम से मुतासिर होते हैं। CDC की इस रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि लोगों को चाहिए कि सैलाबी पानी से खुद को बचाएं, क्योंकि इसमें गटरों का गंदा पानी, जहरीले मवाद और जानवरों और इंसानों के फुजले शामिल होते हैं, जो कि ज़ख्मों के लिए इन्फेक्शन, मैदे और दीगर ख़तरनाक बीमारियों का बायस बनते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वो इलाके जो सैलाब मुतासरा हैं, वहाँ के रिहायशियों को चाहिए कि अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, हाथ और जिस्म धोने के साथ साथ साफ़ सुथरे कपड़े पहनें और उन अशियाए खुर्दनोश से परहेज़ किया जाए जो सैलाबी पानी से मुतासरा हों। माहिरीन का ये भी कहना है कि सैलाब के बाद खुसूसन वेक्टर बॉर्न बीमारियां जन्म लेती हैं। वेक्टर बॉर्न आगा बीमारियां नहीं थी कमी वेक्टर बॉर्न वो बीमारियां हैं जो कि दूसरे जानदारों से इंसानों को मुंतकिल होती हैं, जैसे मच्छरों की वजह से डेंगू और मलेरिया का फैलना और इस तरह कई और बीमारियां इंसानों के मुंतकिल की गई। इंटरनेशनल इदारा बराए सेहत की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के वो इलाके जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वहाँ तकरीबन 6,50,000 से ज़ायद हामला ख़वातीन को फौरी तौर पर तिबी इमदाद की ज़रूरत है। वकार अहमद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर, शेखुपुरा और कसूर में हुकाम ने दरिया रावी के किनारे बसी आबादियों को वार्निंग्स जारी की हैं। एक लंबे अरसे तक दरिया के बेशतर हिस्से खुश्क रहने की वजह से बहुत से लोगों ने इस पर फसलें काश्त कर रखी हैं। सैलाब की सूरत में इस ज़ेर काश्त ज़मीन के दरियाबोर्द होने का खदशा है। सरकारी वार्निंग्स के बावजूद एकड़ों पर मुश्तमिल इस रकबे पर किसान न सिर्फ खेती बाड़ी करते आए हैं बल्कि वहाँ घर भी बना रखे हैं। अब सैलाब से ये तबका किस तरह से मुतासिर हुआ है और अथॉरिटीज़ ऐसे किसानों के लिए क्या लाहे अमल रखती हैं, जानते हैं लाहौर से समन खान की इस रिपोर्ट में। ज़िला शेखुपुरा में दरियाए रावी के किनारे आबाद भक्कनवाल गांव की ज़मीन बतदरीज दरियाबुर्द हो रही है। बारिशों के मौसम में दरिया में पानी की सतह बुलंद होने से इस सिलसिले में तेज़ी आती है। यहाँ की एक रिहायशी शहनाज बताती हैं कि इस वक्त दरिया के जिस किनारे पर वो मौजूद हैं, ये कभी उनके घर का आंगन होता था और दरिया का जो हिस्सा अभी पानी से भरा है वो उनकी ज़रई ज़मीन का रकबा था। जब मेरी शादी हुई तो दरिया दूर ही था, बाद में ही दरिया आगे आना शुरू हुआ। हमारा घर उधर तक था जहाँ लहरें उठ रही हैं। बड़ी परेशानी है, रात को नींद नहीं आती, डर लगता है, टेंशन बड़ी होती है। रावी साइफन के किनारे आबाद गांव तलवाड़ा के रिहायशियों के मुताबिक यहाँ किसी दौर में तकरीबन 150 से ज़्यादा घर आबाद थे, जो कि इंतज़ामिया की जानिब से वक्त पर बंद ना बांधने के बाइस अब कम होकर 40 से 50 रह गए हैं। मकान थे ना, वो हमने एक जगह से उठाए हैं, दूसरी जगह ले गए, दूसरी जगह उठाए हैं, तीसरी जगह, ऐसे ही जो है ना हम पीछे होते गए। ये हमारी जद्दी पुश्ती ज़मीनें हैं, यह कब्ज़ा नहीं है। दरियाए रावी के किनारे 2000 एकड़ रकबे पर नया शहर बसाने की जिम्मेदार रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का एक मकसद बाकायदा मंसूबे के तहत दरिया के किनारों को पक्का करना और यहाँ गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला रोकना भी है। अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान के क़याम के बाद से अब तक रावी के किनारों पर होने वाली आबादकारी बगैर मंसूबा बंदी के हुई है। यहाँ पे हमारे पास शादरा के साथ लेकर फिर आप नीचे आते जाएं तो जो आपको लाहौर मुल्तान रोड की तरफ और फिर रावी ब्रिज के साथ यहाँ पे जो भी आप डेवलपमेंट देख रही हैं, ये सारी की सारी डेवलपमेंट जो है इस वक्त ख़तरे में है। 2-2.5 लाख क्यूसेक कभी फ्लड आता है तो मेरे ख्याल में सारा एरिया जो है इससे तबाह हो सकता है। साइफन से थोड़ा सा नीचे हमारा शुरू हो रहा है रूडा के एरिया, 30 to 40% इसका जो एरिया है वो फ्लड प्लेन का हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पर आबादी अनलेस ये मिटिगेशन मेजर्स हो जाएँ वहाँ भी बहुत डेंजरस है। दरियाए रावी में ताहाल सैलाब का खतरा नहीं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक सैलाब की तारीख मद्देनज़र रखना भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ 1955 में तकरीबन 5,30,000 का एक फ्लड आया। ख्याल था कि ये एक अनोमली है, शायद दोबारा नहीं आएगा, लेकिन 1988 में फिर दोबारा एक बहुत बड़ा फ्लड आया जो तकरीबन 5,75,000 का था। लोगों ने जब ये ख्याल किया कि 30 साल से फ्लड नहीं आया
तो आबादियाँ दरिया के करीब होती गई और दरिया में फ्लड आया तो उसने ज़ाहिर है इन सारी आबादियों को अफेक्ट किया। आम हालात में दरिया के कटाव से परेशान मकीनों को बारिशों के मौसम में इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब के खदशे का अलर्ट मिलने पर अपने घर, ज़मीन और माल मवेशी की फ़िक्र सताने लगती है। DCO साहब जो शेखपुरे वाले हैं वो आए हैं इधर मौके पे मौजूद, उन्होंने आगे यही कहा कि आपको महफूज जगह पे लेके जा रहे हैं। हमने कहा महफूज जगह हमारी यही है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी दरिया के करीब बसने वाली ऐसी आबादियों को दायरा कार में लाने का मंसूबा रखता है। रग झोंक के साथ जहाँ पे रावी आ रहा है तो वहाँ पे हम रिटेनिंग वॉल नहीं कर रहे, वहाँ पे हम स्टोन पिच और उसके बाद एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, बिकॉज उसके साथ फॉरेस्ट जो है वो उसका एक कवर बने। जहाँ पे हम आइलैंड डेवलप कर रहे हैं वहाँ से अगर दरिया गुजरता है तो वहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल होना बड़ा ज़रूरी है, जो अभी करंट कोर्स है और उसको 1000 मीटर तक लेके जा रहे हैं। बाज़ मुतासरीन दरिया के पास मजीद रहने को अब अपनी जानों के लिए ख़तरनाक समझते हैं। कोई आए खरीदे हमारा रकबा ताकि हम कहीं और घर लें और अपने बच्चों के साथ वहाँ रहें। हुकूमत ना रेट दे रही है, बाहर के इलाकों में घर इतने महंगे हैं, अगर ये हुकूमत को दे भी दे तो बाहर एक घर तक नहीं ले सकते। डर लगता है, जब रात को जमीन के किसी टुकड़े के दरिया बुर्द होने की आवाज़ आती है तो नींद नहीं आती। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को उम्मीद है कि वो पानी के कुदरती बहाव और कुदरती तबाही को डैम्स, बैराजेस और बचाव के दीगर इकदामात के ज़रिए ना सिर्फ बहुत हद तक कम कर सकेंगे बल्कि बारिश के दिनों में आने वाले पानी को जमा भी करेंगे। लेकिन ये एक तवील मुद्दती मंसूबा है जिससे मुकम्मल होने में कम से कम 5 साल का अरसा दरकार है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में, सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से हाल ही में यूरोपीय यूनियन के चीफ सफारतकार ने कहा है कि अमरीका और ईरान के मौक़िफ़ में इख्तिलाफ़ के पेश नज़र उन्हें डर है कि उनकी कोशिशें ज़ाया ना हो जाएं। साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म कर दिया था, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया ने इक़्तिदार में आते ही इस मुआहदे की बहाली के लिए दोबारा काम शुरू किया। माहिरीन समझते हैं कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान अभी भी बहुत से मामलात हल तलब हैं। मज़ीद जानते हैं मोना काज़िम शाह की इस रिपोर्ट में। हालिया कुछ अरसे में ज़राए इब्लाग की खबरों से मालूम होता है कि अमरीका और ईरान तकरीबन 17 माह के बिलवास्ता मुज़ाकरात के बाद 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने के करीब हैं। अमरीका 2018 में इस मुआहदे से दस्तबरदार हो गया था और इसके 1 साल बाद ही तेहरान के एटमी प्रोग्राम में तेज़ी आ गई। क्राइसिस ग्रुप से मुंसलिक ईरानी उमूर के तज्ज़ियेकार नेसान रफती कहते हैं कि जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात में अभी कई मामलात हल तलब हैं। हकीकत यह है कि जहाँ कुछ मामलात पर इख्तिलाफात कम हुए हैं, जो मामलात अभी हल तलब हैं वो ही सबसे मुश्किल भी हैं। और मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान तजावीज़ के तबादले के सिलसिले जारी हैं। हकीकत में दोनों फरीक अपने अपने बुनियादी मुतालबात को पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त ये वाज़ेह नहीं कि आया कुछ मामलात जैसे पाबंदियाँ या जौहरी तवानाई के आलमी इदारे की जानिब से ईरान की माजी की सरगर्मियों की तहकीकात में रियायत वगैरह को हकीकतन हल किया जा सकता है या नहीं। इन मुज़ाकरात में ईरान और अमरीका एक दूसरे से बराह रास्त बातचीत नहीं कर रहे। महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस के मुताबिक अमरीका अपना मौक़िफ़ बराह रास्त यूरोपीय यूनियन तक पहुँचा रहा है, जो दोनों फरीक़ों के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। महकमा खारजा के मुताबिक इसमें हौसला अफजा पहलू ये है कि ईरान ने अपने कुछ मुतालबात को तर्क कर दिया है, जिसमें पासदाराने इनक़िलाब को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से खारिज करना शामिल है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप नामी बैनुल अक़वामी तंजीम के नेसान रफती के मुताबिक हमें ये समझना होगा कि अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदा कोई अमन मुआहदा नहीं, बल्कि दो हलीफों और बैनुल अक़वामी बरादरी के दीगर अराकीन के दरमियान जौहरी हथियारों के कंट्रोल का मुआहदा है। उधर अमरीका के करीबी हलीफ इजराइल को इस मुआहदे के हवाले से न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि इसने गुज़िश्ता दिनों मुआहदे के नाकाम होने और ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई की धमकी भी दी थी।
जौहरी मुआहदे के हवाले से गुज़िश्ता चंद दिनों से इसराइली वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम का कहना है कि ईरान की जौहरी सरगर्मियों के ख़ात्मे के लिए JCPOA में तजवीज़ करदा इक़दामात गैर जौहरी सरगर्मियों के हवाले से काफ़ी सख्त नहीं। इसराइल को पाबंदियों के मुताल्लिक़ इस रियायत पर तशवीश है जिनसे ईरान को उसके मुंजमद असासों तक रसाई मिलेगी और वो तेल बरामद करने और कुछ आमदन बहाल करने के काबिल होगा और उससे ईरान की इलाके में गैर जौहरी सरगर्मियों को तक़वियत मिलेगी। इसराइल उन सरगर्मियों को ईरान की हमास और हज़बुल्लाह और दीगर ग्रोहों की हिमायत के तौर पर देखता है। गो के इजरायली वज़ीर आज़म याइर लपीद ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि इजराइल इस मुआहदे के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात अमरीका तक पहुँचाने में कामयाब रहा है। उसके साथ ही उन्होंने ईरान को ख़बरदार करते हुए कहा था कि इजराइल किसी मुआहदे का पाबंद नहीं। इजरायली वज़ीर आज़म याइर लपीद ने कहा कि अगर किसी मुआहदे पर दस्तखत होते हैं तो हम इसके पाबंद नहीं होंगे। हम इसमें फ़रीक नहीं हैं और ये हमारी सरगर्मियों को महदूद नहीं करेगा। IDF और मोसाद को हमारी तरफ से हिदायत की गई है कि वो किसी भी सूरत हाल के लिए खुद को तैयार रखें। इस बयान के अगले ही दिन ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अगर ईरान को उसके दरीना दुश्मन इजराइल से ख़तरा महसूस हुआ तो उसकी मुसल्लह अफ़वाज सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगी। उनका कहना था कि इजराइल के लिए हमारा पैगाम है कि अगर आप खित्ते के ममालिक के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के ख्वाहां हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी हल्की सी हरकत भी हमारी इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और फौज से पोशीदा नहीं है। माहिरीन के मुताबिक अगर अमरीका का ईरान के साथ जौहरी मुआहदा बहाल हो जाता है तो इसकी रौ से ईरान की यूरेनियम की अफजोदगी की शरह महदूद होगी और ईरान के यूरेनियम के ज़ख़ीरे महदूद हो जाएंगे। इससे ईरान की जौहरी तनसीबात की निगरानी बेहतर तौर से हो पाएगी। कौंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक इस मुआहदे में ईरान ने बहुत ज़्यादा अफसोदा यूरेनियम या प्लूटोनियम तैयार ना करने पर इत्तेफाक किया है जो जौहरी हथियारों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मुआहदे में इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी तजावीज़ शामिल हैं कि ईरान में कायम जौहरी तनसीबात सिर्फ तिब्बी और सनती तहकीक के लिए इस्तेमाल होंगी। मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज़ादी के 75 साल, सुनिए इन 75 वर्षों की तारीख। उनसे जो गवाह हैं कामयाबियों और नाकामियों के, जो याद करेंगे उस गुजरे वक्त के अच्छे और बुरे को, और उनको जिन्होंने की जदोजहद, समाजी आज़ादी और बराबरी की। बयान करेंगे माजी के हक़ाइक़, खेल और आर्ट से लेकर जमहूरियत और आमरीत तक। सुनिए उनको जो शाहिद हैं उन 75 सालों के। VOA उर्दू की खुसूसी पॉडकास्ट सीरीज पाकिस्तान के 75 साल में। और अब आपको मिलवाते हैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो बचपन में पोलियो वायरस से मुतासर होकर ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गई, लेकिन घर बैठने की बजाय उन्होंने अपनी आला तालीम मुकम्मल की और साथ ही साथ एक गैर सरकारी तंजीम सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस बनाई जिसका मकसद माजूर अफराद के लिए ख़ास व्हील चेयर्स बनाना है ताकि इन स्पेशल अफराद की ज़िंदगी में आसानी लाई जा सके। नज़रुल इस्लाम की रिपोर्ट। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ायदा हमीद कुरैशी 5 माह की उम्र में पोलियो के मर्ज़ का शिकार हुई। उन्होंने अपने दोनों पैरों की माजूरी को मजबूरी बनाने के बजाय अपनी ताकत बनाया और तालीम का सिलसिला जारी रखा। मुनासिब व्हील चेयर ना होने के बायस जिन मुश्किलात का तजुर्बा उन्हें हुआ उसकी बिना पर जाहिदा ने ऐसी व्हील चेयर्स बनाने का सोचा जो हर माजूर फ़र्द की इनफरादी ज़रूरियात को पूरा करती हों। जब एक डिसेबल पर्सन क्रॉलिंग करके ज़िंदगी गुजारता है तो उसको ज़मीन पर जब वो घसीटता है तो उसको और दूसरी बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाती है और वो इस तरह से उसके जिस्म पे बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है। लेकिन जब वो व्हीलचेयर के ऊपर बैठता है तो एक मुकम्मल ज़िंदगी देखता है अपनी। इसी सोच के साथ जाहिदा ने अपनी ही जैसे दोस्तों के साथ जो माजूरी को समझ सकते हों सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस की बुनियाद डाली। जाहिदा के इदारे की बनाई हुई एक व्हील चेयर अहमद यार भी इस्तेमाल करते हैं। अहमद पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जो बचपन में पोलियो की बीमारी के बायस दोनों टांगों से माजूर हुए। माजी के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया, वो बस स्कूल लेवल पे आए, जब स्कूल में हम इकट्ठे हुए तो हमारा एक हाल सा था, हम सब हाल में नीचे बैठ के अंडे के साथ खेलते थे। अंडे के ऊपर टेप चला के सब नीचे बैठ के खेलते थे। फिर पता चला कि ये व्हील चेयर भी होती है, व्हील चेयर के ऊपर आप बैठ के खेल। जब व्हील चेयर के ऊपर आके बैठ के जब खेला ना, पूरी क्रिकेट ही चेंज होगी, माइंड चेंज हो गया। तो एक तो इंसान खूबसूरती, इसकी खूबसूरती में आ जाता है, सेफ़ हो जाता है। आपके सामने ड्राइव लगा रहे हैं, चला रहे हैं, बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि हम व्हीलचेयर पे हैं या डिसेबल हैं। मेरी 39 एज है, मुझे 10 साल पहले एज मिली व्हीलचेयर मिली है।
تو میں نے ویل چیئر کو بڑا مس کیا اپنی ایجوکیشن میں, اپنے ہنر میں, اور بہت زیادہ ویل چیئر بڑی اہمیت رکھتی ہے. میرے گوڈے چھل جاتے تھے, ہاتھ چھل جاتے تھے. آصف اقبال نے فروری 2015 میں پاکستان ڈسیبل کرکٹ ٹیم کی جانب سے نیپال کے خلاف اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا. وہ بھی بچپن میں ہی پولیو کی وجہ سے معذور ہو گئے تھے, جس کے بعد معاشرے میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہونا شروع ہو گیا. آصف اقبال وائس آف امریکہ کے ذریعے عام پائی جانے والی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں کہ پولیو والدین سے بچوں میں منتقل ہونے والی بیماری ہے. میری لائف پارٹنر بھی پولیو سروائیور ہے, ویل چیئر 6 مہینے کی عمر میں پولیو ہوا تھا. انم نام ہے. الحمدللہ میرے بچے ہیں, نارمل ہیں, ٹھیک ہیں. 9 سال کا بیٹا ہے, اسکول پڑھتا ہے. 5 سال کی بیٹی ہے, اسکول پڑھتی ہے, ٹھیک ہے. زائدہ حمید کا ادارہ سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز ملک کے مختلف اداروں کو ویل چیئرز مہیا کرنے کے علاوہ باعزت روزگار بھی مہیا کرتا ہے. ان کے ادارے نے 150 سے زیادہ افراد کو یہ ہنر سکھایا ہے. کام سیکھ رہا ہوں ویل چیئر کا, اور آپ اپنے لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ میں خود اپنے لیے کچھ کر سکوں. یہ ویل چیئر خود بنا سکوں, اسے بیٹھ سکوں. یہ ویل چیئر سمجھو پارٹ آف باڈی ہے ہماری. زائدہ حمید کا کہنا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ اب لوگوں میں معذور افراد کی ضرورتوں کے بارے میں شعور ہے, اور مختلف اداروں میں ویل چیئرز کے استعمال کی وجہ سے اب ریمپ جیسی سہولتیں بننے لگی ہیں. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, ملتان. شمالی امریکہ میں مسلمانوں کی تنظیم اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کا سالانہ کنونشن اس ہفتے ختم ہوا. اس کنونشن میں بھی مسلمانوں کو دنیا بھر میں اور خاص طور پر امریکہ میں درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا. ان کے ممکنہ حل پر بات بھی کی گئی. لیکن ایک اہم اور مستقل فیچر جو اسنا کا رہتا ہے ہر سال کنونشن کا, وہ اسنا کا بازار ہے. ہر سال چھوٹے کاروبار کرنے والی خواتین کی ایک بڑی تعداد اس بازار میں اپنے سٹالز لگاتی ہے. وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے کچھ ایسی خواتین سے بات کی جو اس کنونشن کو اپنے لیے بڑی منڈیوں تک پہنچنے کے لیے ایک اہم سیڑھی سمجھتی ہیں. سعدیہ زیب رانجھا کی رپورٹ. اسنا یا اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کا سالانہ کنونشن شمالی امریکہ اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو اس وقت درپیش مسائل کے بارے میں آگہی اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ نئے کاروبار کھولنے والوں اور خاص طور پر خواتین کو ایک بڑی مارکیٹ تک پہنچنے کا پلیٹ فارم بھی فراہم کرتا ہے. We have a lot of vendors who come here from all over the country. اس بازار میں امریکہ بھر سے وینڈرز آئے ہیں کیونکہ کاروبار کا جو موقع انہیں یہاں ملتا ہے وہ اور کہیں نہیں ملتا. گھروں سے کاروبار چلانے والی خواتین کے بزنس کو فروغ دینا اسنا بازار کی اس معاشی سرگرمی کا ایک اہم مقصد ہے. اسلام اور مسجد کو ڈیجیٹل دنیا میں متعارف کرانے کے مقصد سے قائم کیے جانے والے ایک چھوٹے کاروبار مسجدل کا کسی کنونشن میں یہ پہلا سٹال ہے. ہمارا یہاں اسنا کنونشن میں آنے کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا اور اپنی پروڈکٹس کو بڑی مارکیٹ تک متعارف کروانا ہے. ہمیں یہاں بہت اچھی فیڈ بیک ملی ہے. اسنا بازار میں مسلمان خواتین کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی کاروباری خواتین کو بھی برابر کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں. امرتسر سے تعلق رکھنے والی امن جت روایتی زیورات اور کپڑوں کے کاروبار سے منسلک ہیں. میں پہلی بار اسنا کنونشن میں شریک ہوئی ہوں. میں نے دیگر کاروبار کرنے والوں سے اس بارے میں بہت سنا تھا کہ یہ کس طرح سے آپ کے کاروبار کو پروموٹ کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے, اس لیے میں بھی اس بار چلی آئی. زیور اور کپڑوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے خاص ذائقے بھی ہیں جو امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کو آبائی ملکوں کی یاد دلاتے ہیں. ترکی سے تعلق رکھنے والے اسرا کے کاروبار کے پیچھے ان کے بچوں کا ترکی کے شہد کے ذائقے کو نہ بھول پانا تھا. ہمیں ترکی میں شہد چمچوں کے اندر پیک ملتا ہے. جب میرے بچے اس طرح پیک کیا ہوا شہد اسکول لے کر گئے تو باقی بچوں کے والدین نے بھی پوچھنا شروع کیا کہ یہ کہاں ملتا ہے. لہٰذا لوگوں کی ڈیمانڈ پر میں نے اس کاروبار میں آنے کا سوچا. اسنا بازار میں شریک خواتین اس کنونشن کو ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھتی ہیں جہاں کووڈ سے متاثر ہونے والے ان کے کاروبار دوبارہ عام لوگوں تک اور خاص طور پر ملک کی دیگر مارکیٹوں میں پہنچ سکتے ہیں. سعدیہ زیب رانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.